जय हिंद दोस्तों। आपको फिर एक बार बीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। इस चैनल को आप लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं, इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बेहतर अनसंग हीरोज़ के बारे में बताऊं। हाँ, कुछ सीरीज चलेगी दोस्तों इसके बाद, अनसंग हीरोज़। कहते हैं कि अनसंग हीरोज़ होता क्या है दोस्तों। इतिहास में वो महान पुरुष, वो वीरंगनाएं जो गुमनाम रह गए, उनकी करतूत, उनकी योग्यताएं, उसने जो देश के लिए किया, अपने समाज के लिए जो किया, उसको उस रूप में हाईलाइट नहीं मिला जिस रूप में उसको मिलना चाहिए। तो आज मैं उसी अनसंग हीरोज़ की बात करूंगा जिसका नाम है दोस्तों अवध की महारानी बेगम हजरत महल। हाँ दोस्तों, अवध की महारानी, अवध की शेरनी, अवध की केहनूर, जिसको बेगम हजरत महल के नाम से जानते हैं। तो अवध की जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा अवध के इतिहास में हम झांकते हैं कि अवध का नाम अवध क्यों पड़ा। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो अवध के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ जिससे आपको ये कहानी समझने में आसानी होगी। ये एक्चुअली अवध जो है, अगर हम देखें भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांक करके, तो अवध एक कौशल देश था एक समय में, जिसकी राजधानी अयोध्या हुआ करता था। हाँ दोस्त, कौशल अयोध्या। आज के डेट में जो हम फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जहाँ अयोध्या नगरी बसा है, तो बाद में वही चीज़ जो है अवधी भाषा के कारण अवध पड़ा। और ये एक्चुअली अयोध्या का इलाका था। अवधी भाषा वहाँ की लोक भाषाएं थी, जिनके कारण ये इसको हम अवध के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, अवध का मतलब होता है अजय, कभी न हारने वाला, जिसको कभी जीता न जा सके, उसको हम अवध कहते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों फैजाबाद की, यानी लखनऊ की, यानी अवध की। कहते हैं कि 1822 ईस्वी में एक महत परी नाम की लड़की का जन्म होता है अवध के एरिया, यानी फैजाबाद के अंदर। और वो लड़की बहुत गरीब परिवार में जन्म लेती है। और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद तो आपको समझते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है। वो बचपन से ही वो लड़की में एक देशभक्ति, एक अलग जो है कौतूहल, किसी भी चीज़ को जानने का उसमें ललक बचपन से ही था। बड़ी होकर के ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ज्ञानवान और काफ़ी होशियार साबित हुई। होता क्या है कि उस समय अवध में नवाब बाजिद अली शाह की शासनकाल होता है। हाँ दोस्तों, बाजिद अली शाह का शासन होता है। और बाजिद अली शाह की अगर बात करें तो हम थोड़ा सा अवध के जो इतिहास है इस पर भी गौर करें। कहते हैं कि सादत खां अली, जो लगभग मुग़ल साम्राज्य के समय में अगर देखेंगे तो अवध का प्रधानमंत्री या सूबेदार जो नियुक्त किया गया था, वो सादत खां को नियुक्त किया गया था। बाद में आपने देखा होगा कि सफदरजंग बने, शुजा उदौला बने। मतलब सादत खां से शाह बाजिद अली खां तक
जो नवाबों का श्रृंखला रहा है, तो बाजिद अली शाह का जो पोजीशन रहा है वो 10वां पोजीशन रहा है। इसके बाद अवध में कोई नवाब नहीं बना। तो आप समझ गए कि बाजिद अली शाह अवध का 10वें नवाब कहलाए। तो 10वें नवाब के साथ उनका शादी होता है हजरत बेगम महल से। शादी होने के बाद महक परी का नाम जो हजरत महल बेगम पड़ जाता है। एक्चुअली ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी समझदार थी, इतनी होशियार थी कि बाजिद अली शाह उनको ढूंढ निकाले और उनसे निकाह की और अपने हरम में रख दिया। अब थोड़ा सा हरम की बात करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे जो चाहने वाले, मेरे यूट्यूब को देखने वाले जो मेरे छात्र लोग हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो थोड़ा सा हरम के बारे में भी जान ले। हरम मुस्लिम परंपरा का एक ऐसा शब्द है जो अगर देखें खलीफाओं के समय से, जो अरब में खलीफाओं का साम्राज्य था, उसके बाद अगर हम देखें ओटोमन राज था, तो उस समय में सबसे पहले तुर्की में हरम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। हरम का मतलब होता था कि महिलाओं के लिए एक अलग घर बनाना। उस समय में जो राजा होते थे वो पसंदीदा जो उनकी महरानी होती थी, पसंदीदा उपरानी होती थी, उनके लिए एक अलग से महल होता था जिसमें वो रहती थी और बाहर के आदमी उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। उनके लिए सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जाता था, जो खास करके हिजरे वगैरह सब हुआ करते थे, जिसको अंग्रेजी में इनंस कहते हैं। तो हरम व्यवस्था के अंदर राजाओं का पसंदीदा महिलाएं होती थी, या वो तो किसी से अपहरण करके लाया हो, या कहीं से जीत करके लाया हो, या अपने संपत्ति, अपने ताकत और अपने जो प्रभुत्व है जिनके कारण वो हरम में उस महिला को रखते थे और अपना जो है उनके साथ वैवाहिक संबंध तो था ही, तो उन्हीं से संतान पैदा होते थे, इसीलिए बहुत सारे संतान उन लोगों को पैदा होता था। तो हरम में सभी औरतों का या सभी लड़कियों का एक स्थान नहीं होता था। उसमें कुछ को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, कुछ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। राजाओं के अनुसार राजा पर डिपेंड करता था किसके साथ मेरा किस ढंग का व्यवहार रखना है। तो ये आपको हरम व्यवस्था की बात समझ लिया आपने। देखा भारत में जब 1206 ईस्वी की बात होती है दिल्ली सल्तनत में, तो यहाँ भी हरम व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। अगर भारत की बात करें तो अकबर के हरम व्यवस्था सबसे बड़ा कहा जाता है कि अकबर के हरम में कम से कम 5000 जो है महिलाएं रहती थी। तो ये हरम व्यवस्था की बात होगी दोस्तों। उसमें हरम में बाजिद अली शाह की सबसे खूबसूरत जो लड़की थी वो थी आपको बेगम हजरत महल। तो उनसे काफ़ी वो प्यार करते थे। उन्हीं से एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम रखा बर्जिस कद्र। तो ध्यान रखिएगा कहानी में मैं आज बात कर रहा हूँ बेगम हजरत महल की। होता यूँ है कि जो बाजिद अली शाह होता है ये बेहतर संगीतकार होता है, बेहतर नर्तक होता है और बेहतर डांसर होता है। कहते हैं कि संगीत में उसको इतना प्रेम होता है कि उन्होंने राजपाट पे कम ध्यान दे करके, अपने सैनिक व्यवस्थाओं पे कम ध्यान दे करके उसने संगीत पे, उसने नाट्य शास्त्र पे, उसने शायरी पे काफ़ी ध्यान दिया। कहते हैं कि बाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कहते हैं कि बाजिद अली शाह लखनऊ संगीत घराने को बहुत ऊंचाई पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इनका संगीत प्रेमी जितने भी 10 नवाब हुए उसमें सबसे बेहतर जो संगीत को ऊंचाई पर, संगीत प्रेमी, नृत्य प्रेमी, शायरी प्रेमी जिसको कहा जाए वो बाजिद अली शाह था। उसी टाइम में अंग्रेज़ों का शासनकाल भारत में तो जानते हैं कि शुरुआत थी, और उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने कहते हैं कि हड़प नीति लाया था। हाँ दोस्त, उसके तहत राज्यों को उसको अपने में मिलाने का एक अलग तरीका से टेक्निक था जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। उसने अवध पे अटैक किया और अवध को
अपने राज में यानी अंग्रेजी राज में मिलाने का प्रयास किया और वाजिद अली शाह को, नवाब वाजिद अली शाह को कहते हैं कलकत्ता भेज दिया गया और कलकत्ता में मटिया बुरुज के अंदर उसको कैद कर लिया गया। बाद में 1887 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि वाजिद अली शाह का वहाँ मृत्यु हो जाता है और उनका इतिहास समाप्त हो जाता है। लेकिन वाजिद अली शाह का जो योगदान आपको कथक नृत्य, लखनऊ घराना, संगीत, नृत्य, शायरी में जो है वो अविस्मरणीय है, उसको कभी नहीं भूला जाएगा। इतिहास के पन्नों में युगों युगांतर तक हमेशा उनका जो काम है वो याद किया जाएगा। अब हम चलते हैं बेगम हजरत महल पे, जो अनसंग हीरोज का ये आज का एक मुख्य विषय है। दोस्तों, जब उनके पति को कलकत्ता भेज दिया जाता है और मटिया बुरुज के अंदर बंदी बना लिया जाता है, तो अवध के जितने भी आम नागरिक होते हैं, सैनिक होते हैं, वहाँ के महिलाएं होती है, वो राजा विहीन राज में अकेला पड़ जाता है, उदास रहने लगता है। तब जा कर के बेगम हजरत महल सोचती है कि क्यों न अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ किया जाए। उनके गोद में एक बालक होता है जिसका नाम है बर्जिस कद्र, उनको राजा घोषित करके लखनऊ में जा कर के आम जनता को संबोधित करती है कि अवध के मेरे माता एवं बहन, मेरे भाई, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज़ों के खिलाफ मैं लड़ूंगी, अंग्रेज़ों को ये बता दूंगी कि भारत की महिलाएं, भारत की वो आम जनताएं और अवध की वो सैनिकें जिनके पास आधुनिक हथियार नहीं होने के बावजूद भी, वो महिलाएं जो सैनिक प्रशिक्षित नहीं होने के बावजूद भी, वो आम लोग जो सैनिक प्रशिक्षित नहीं होने के बावजूद भी बेगम हजरत महल के साथ आकर के उनके प्रॉमिस करता है कि हम आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगी वैसे हम करेंगे, लेकिन हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। हम अंग्रेज़ों के अंदर किसी भी तरह से रहना पसंद नहीं करेंगे। मेरा राजा वाजिद अली शाह को उन्होंने कलकत्ता में भेज दिया, उनको कोठी में बंद कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे राजा के खिलाफ अंग्रेज़ों ने विदेशों से आकर के और ये जो करतूत की, उसके साथ में जान भी चले जाए, लेकिन अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास करेंगे हम। दोस्तों, बेगम हजरत महल लड़ना शुरू किया, सैनिक की टुकड़ी तैयार थी। उधर से कैंपबेल जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए अवध में उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी डलहौजी के द्वारा कि तुम संभालना है तेरे को अवध को, लड़ाई शुरू हुआ दोस्तों। लेकिन अंग्रेज़ों के पास जो आधुनिक हथियार थी, युद्ध तकनीकी थी, सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से जो है अवध धीरे धीरे युद्ध में हारता चला गया। लेकिन बेगम हजरत महल लखनऊ का बहुत सारे इलाका को जीत करके अंग्रेज़ों को तो ये ज़रूर बता दिया कि काश अगर भारत के सभी लोग एक साथ हो जाते, इकट्ठा हो जाते, तो 1857 का युद्ध जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, हम अंग्रेज़ों को भारत में नहीं रहने देते। उस समय में भारत के सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। इसके पीछे कारण भी था कि सूचना सभी जगह तक नहीं पहुंच पाया। इसका ये भी कारण था कि राजाओं ने साथ नहीं दिया, जिसके वजह से हम अवध को गंवा बैठे। अवध को जब हार मिली तो अंग्रेज़ों ने कहा उनसे, कैंपबेल ने, कि तुमको मैं पेंशन देता हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो, अवध को मेरे अंदर कर दो। बेगम हजरत महल एक वीरंगनाएँ थी, एक इतिहास की वो महिलाएं थी
जो सभी महिलाओं को, सभी मेरी बहनों को बेगम हजरत महल से सीख लेना चाहिए। उसने कहा कि मेरे ही देश में, मेरे ही देश के पैसा से तुम मुझे पेंशन देना चाहते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए कि गलत ढंग से तुम हमारे देश पर अधिकार कर रहे हो और ये भोली भाली जनताओं को तुम बहला फुसला करके तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो। ये जुर्म है, ये अत्याचार है, ये मैं मरते दम तक सहन नहीं करूँगी। और दोस्तों, बेगम हजरत महल वहाँ से नेपाल चली जाती है और 1879 में, यानी 1879 को उनका मृत्यु हो जाता है। बेगम हजरत महल इतिहास में वो वीरांगनाएँ हैं। अगर हम देखें लखनऊ की पॉइंट ऑफ व्यू से तो हजरत जंग उनके नाम पे है। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बेगम हजरत महल वो वीरांगनाएँ थी, वो भारतीय महिलाएं थी, वो राष्ट्र भक्त थी जिनको इतिहास के पन्नों में वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर गजब का काम किया। हिंदू और मुस्लिम भाइयों को जोड़ करके उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध लड़ी, ये काबिल तारीफ़ थी। तो ये अनसंग हीरो को, ये गुमनामी हीरो को हमारे तरफ से सलाम। जय हिंद, जय भारत।